मैं पहले तो आप सबका यहाँ पर स्वागत करता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल कर आए। घोटाले एक नहीं कई बार हो गए, भ्रष्टाचार के आंकड़े करोड़ों अरबों पार हो गए। भ्रष्टाचार की रोशनी में रोशन कर अपना आशियाना, भूमि पर कब्जा करने वाले अब गुपकार हो गए। आज की प्रेस वार्ता भी उसी गुपकार गैंग से जुड़े हुए लोगों के बारे में है, जिन्होंने प्रदेश में वर्षों तक सत्ता में रहकर केवल लूटने का काम किया। जब सत्ता में थे तब भी करोड़ों अरबों के रुपए के घोटाले होते थे, और शायद आज तक का सबसे बड़ा घोटाला, ये इतना बड़ा जमीन घोटाला है कि ये केवल जम्मू कश्मीर नहीं, शायद देश का सबसे बड़ा इस तरह का घोटाला हो। पिछले 30-40 सालों में सरकारी वन जंगलात की भूमि पर कब्जा करने वाले, हड़पने वाले, ये कुछ लोगों की गैंग जो लगातार इस राज्य के संसाधनों को भी लूटते रहे, और जब वहां से भी मन नहीं भरा लूटने से, तो सरकारी और वन भूमि पर कब्जा कैसे करना है, उसको वैध और अवैध तरीके से अपना कैसे बनाना है, उसके लिए कानून कैसे पारित करने हैं, और कानूनों के माध्यम से उस जमीन पर लीगली अपना कब्जा कर लेना है। बड़े संयोजित ढंग से जम्मू कश्मीर के राज्यों को वर्षों तक लूटा गया। इसी तरह का एक कानून 2001 में बना, और उस कानून के माध्यम से ये कहा गया कि जिन लोगों का कब्जा सरकारी या वन जमीनों पर है, चारागाह जमीन पर भी है, उनको हक दिया जाए। उसके बदले में जो पैसा जमा होगा वो 1990 की जो रेट है उसके मुताबिक होगा, और जो पैसा इकट्ठा होगा उसकी उस समय लगाया गया कि 25,000 करोड़ रुपये इसकी कीमत होगी। 25,000 करोड़ रुपये की कुल कलेक्शन स्टेट के रेवेन्यू में होगी, और ये 25,000 करोड़ रुपये का एक सोच थी कि इसको बिजली के प्रोजेक्ट में, हाइडल प्रोजेक्ट्स में लगाया जाएगा। आज मेरा प्रश्न ये है कि 2001 में जो स्कीम लेकर आए, उसके बाद कितने हाइडल प्रोजेक्ट यहां पर शुरू हो पाए, कितना पैसा वहां पर उस योजना के अंतर्गत इकट्ठा हुआ। और इस कानून को कहते थे, जो आप लोकप्रिय तौर पे जानते हैं, रोशनी कहते थे, लेकिन रोशनी द J&K स्टेट लैंड्स एक्ट 2001 विच वॉज फॉर द वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट्स, यानी कि जिन्होंने गैर कानूनी और असंवैधानिक तरीके से इस पे कब्जा भी किया था, उनके लिए कानून बना दिया गया था। लेकिन हाई कोर्ट की बेंच ने इसको गैर कानूनी और संवैधानिक करार किया, इस कानून को भी। और इस घोटाले में शामिल जितने नेता हैं, व्यापारी हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो भी ऐसे नामी ग्रामी लोग हैं जिनको लाभ मिला है, उसके नाम जग जाहिर करने का आदेश दिया था, और हाई कोर्ट के आदेश पर इसकी सूची जनता के सामने रखी गई है, पब्लिक डोमेन में रखी गई है। और अब जो खुलासा हुआ है वो मुझे लगता है कुछ ऐसे नेताओं के नाम आए जो अपने आप को बहुत पाक साफ दिखाते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन उन बातों के पीछे केवल अपने घोटालों को छिपाने का काम था। यह गुपकार गैंग की नींव तो 2001 में रख दी गई थी। जमीन पर कब्जा फारूक अब्दुल्ला जी करते हैं, उनके रिश्तेदार करते हैं, एनसी के नेता करते हैं। एनसी का पार्टी का कार्यालय जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह, जो 3 कनाल 16 मरले, और श्रीनगर में भी 3 कनाल 16 मरले उसको भी दिए गए, वो भी इसी जमीनों पर दिया जाता है, इसी योजना के अंतर्गत।
आखिरकार ये योजना किसके लिए थी? गरीब की भलाई के लिए, राज्य की भलाई के लिए, रोशनी प्रोजेक्ट लाने के लिए, कि इन भ्रष्ट नेताओं के घर रोशन करने के लिए और इनको अरबों रुपए की जमीन दिलाने के लिए था? एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आज इनके ऊपर लगता है और ये सूची अब जग जाहिर हुई है, इससे इनके नाम भी सामने आए हैं। अगर आप सूची में नाम देखेंगे तो एनसी के बड़े बड़े नेताओं के नाम हैं। जैसा मैंने कहा कि इनके पार्टी हेडक्वार्टर जम्मू का हो, जो शेर कश्मीर भवन है वीर मार्ग पर 3 कनाल 16 मरले का। पार्टी हेडक्वार्टर कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो, जो नवाज सभा ट्रस्ट के लिए 3 कनाल 16 मरले का दिया गया हो। फारूक अब्दुल्ला जी का अपना घर हो, आप जमीन छोटी सी लेते हैं लेकिन उससे दुगनी तिगनी जमीन पर कब्जा करके बैठ जाते हैं। 3 पीढ़ियां आपकी सत्ता में रही, मुख्यमंत्री रही, उन लोगों को भी जम्मू कश्मीर में जमीनों पर कब्जा करना पड़ता है। देश दुनिया में आपकी संपत्तियों के ढिंढोरे पीटे जाते हैं। आखिरकार ये कानून किसके लिए बना था और इसमें समय समय पर बदलाव क्यों किए गए? चाहे पीडीपी की सरकार थी, जब पीडीपी के मुख्यमंत्री थे तब भी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने गठबंधन में तब भी, तो इन पे सवाल खड़ा होता है कि बार बार नियमों में बदल करना, कट ऑफ डेट को बदलना, तो उस सूची को लगातार आगे बढ़ाना और 3,42,000 कनाल जमीन, कितनी? 3,42,000 से ज़्यादा कनाल जमीन ये इस घोटाले के माध्यम से ले ली गई। 25,000 करोड़ रुपया सरकारी खजाने में आना था, मात्र 76 करोड़ रुपया सरकारी खजाने में आया है। ये हजारों करोड़ रुपए की लूट, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या गुपकार गैंग के लोग सामने आएंगे, बताएंगे कि इस घोटाले में शामिल ये लोग कौन कौन थे? और आखिरकार क्या इन सब ऐसे ही घोटालों को ढकने के लिए ये गैंग का गठन हुआ है? ये लैंड ग्रैबर्स गैंग है, ये जमीन पर कब्जा करने वाली गैंग है। ये जो अपने आप को जमीनी नेता कहते थे, जमीनी नेता नहीं, ये जमीनों पर कब्जा करने वाले नेता हैं, दलाल हैं उसके। इनको देश को जवाब देना चाहिए। अगर अनुच्छेद 370-35 से नहीं हटता, करप्शन के मामले नहीं चलते, ये कोर्ट की जांच नहीं होती, पीआईएल दाखिल नहीं होती, हम तो धन्यवादी हैं हाई कोर्ट के कि जिन्होंने सीबीआई को जांच के आदेश भी दिए और इन्हें ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े लोगों के नाम, पूर्व मुख्यमंत्री की बहन, उनके उस समय के एजी, उस समय के जेएंडके बैंक के चेयरमैन, उस समय के आला अधिकारी, उस समय के आला कर्मचारी, इन लोगों ने सरकार की और वन की भूमियों पर कब्जा करने का काम किया था। ये जम्मू कश्मीर के हितों के लिए कभी नहीं लड़े, ये तो जमीनों पर कब्जे और सिस्टम को लूटने का काम करते थे। हम धन्यवादी हैं कि इसको सामने रखा गया है और जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस थी उसके बड़े नेताओं के नाम आए। पूर्व मंत्री सज्जाद किचलू का नाम आया है, सैयद अखून का नाम आया जो फॉर्मर मिनिस्टर है, फारूक अब्दुल्ला जी की बहन श्रीमती सुरैया मट्टू का नाम आया है, असलम गोनी जो पूर्व एजी हैं और इनके बड़े नेता हैं एनसी के, अब शायद कांग्रेस में चले गए हैं। पीडीपी के बड़े नेता हैं, पूर्व में वित्त मंत्री रहे हजीब द्राबू जी, उनके परिवार के लोगों के नाम आए हैं। कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं हटी। जब हम कहते थे गुपकार गैंग का समर्थन कांग्रेस क्यों करती, उसका पार्ट क्यों बनी है, तो पता चला कि अब कई एजेंडे उसके हैं साथ साथ में। माजिद वानी जी हो, के आमला जी हो, वानी जी हो, ये इनके नाम जो आए हैं कांग्रेस के, ये भी और ऐसी लंबी लिस्ट है जो नेताओं की, अधिकारियों की है जो इस घोटाले से जुड़ी है। इन सभी पार्टियों को, गुपकार गैंग के सदस्यों को, जम्मू कश्मीर और देश की जनता को बताना चाहिए क्या मजबूरी थी कि इन्होंने
प्रदेश की जमीनों पर, जंगलात की जमीनों पर, सरकार की जमीनों पर कब्जे किए। इन्होंने कानून बनाकर उसको दुरुपयोग किया। समय समय पर उसका बदलाव उस समय के मुख्यमंत्री सरकारों ने किया। और ये अपने आप को जमीनी नेता कहने वाले जमीनों के और जमीन घोटालों के नेता कैसे बन गए, दलाल कैसे बन गए? इसका जवाब इनको प्रदेश की और देश की जनता को देना ही होगा। ये चंद सवाल मैं मीडिया के मित्रों के माध्यम से छोड़कर जा रहा हूं। अगले कुछ दिनों में कुछ और सवाल जवाब लेकर आएंगे, लेकिन तब तक केवल इतना ही कहता हुआ मैं अपनी बात को समाप्त करूं।